तो हमने अभी तक पूरी तरह से पढ़ लिया संविधान के बारे में, क्या था कैसे था। अब हम पढ़ेंगे संविधान, भारतीय संविधान का निर्माण। भारतीय संविधान के निर्माण में जो इसकी प्रथम बैठक थी, यानी संविधान बनाने के लिए संविधान सभा की प्रथम बैठक जो हुई थी पहली बार, ये 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। पता नहीं बुलेट चलाने वालों को क्या होता है, वो साइलेंसर वह बदलवा देते हैं। तो क्या हुआ था कि संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। कहाँ पे हुई थी? संसद के केंद्रीय कक्ष में हुई थी। ठीक, कहाँ हुई थी? संसद के केंद्रीय कक्ष में हुई थी। इसके बाद इसके अस्थायी सदस्य कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा जो थे वो अस्थायी सदस्य थे, और इसके उपाध्यक्ष थे H.C. मुखर्जी। कौन थे? इसके उपाध्यक्ष थे H.C. मुखर्जी। H.C. मुखर्जी लिख लिया। इसके बाद 11 दिसंबर को, देखो 9 दिसंबर को इसकी पहली बैठक हुई, ठीक। उसके बाद 11 दिसंबर को ही, यानी कुछ दिन बाद ही 1946 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी सदस्य, इसका अध्यक्ष बना दिया गया, और V.N. राव को संवैधानिक सलाहकार बनाया गया। कभी प्रश्न जैसे आते रहते हैं कि संवैधानिक सलाहकार कौन था, तो V.N. राव थे। इसके बाद अब हम देखेंगे कि संविधान सभा के निर्माण के लिए कौन कौन सी समितियां बनी और उसके अध्यक्ष कौन हुए। तो पहली समिति थी प्रारूप समिति, जो सबसे महत्वपूर्ण समिति में आती है, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, ठीक। फिर संघ संविधान समिति बनाई गई, जिसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू बने। संघ संविधान समिति बनाई गई, जिसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू बने। और फिर प्रांतीय संविधान समिति बनाई गई, जिसके अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल बने। सरदार वल्लभ भाई पटेल बने। इसके बाद मूल अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति बनाई गई, जिसके अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल इसके भी अध्यक्ष थे, यानी 2 समितियों के अध्यक्ष थे। होम मिनिस्टर तो बाद में बने, ठीक। इसके बाद झंडा समिति बनी, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बनाए गए। झंडा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बनाए गए। ये सब चीज़ें रट लो, रटने वाली हैं, और बार बार, एक बार नहीं बार बार इसको रटो और इसको समझो तुम लोग, ठीक है ना। नहीं रटोगे तो ये तैयार नहीं होगी। ये कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो रटनी पड़ती हैं, और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि रटना कम पड़ता है और उसे समझना ज़्यादा पड़ता है। इसके बाद रियासत समिति तैयार की गई। एक रियासत समिति का क्या मतलब हुआ? सियासत नहीं, रियासत। रियासत समिति का मतलब हुआ कि देसी रियासतें जो थी उनसे बातचीत करके भारत में उनको शामिल करने के लिए बात चलाई गई, इसलिए रियासत समिति तैयार की गई। फिर देसी रियासत समिति समझौता समिति तैयार की गई। रियासत समिति के अध्यक्ष कौन थे? इसके भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सबसे ज़्यादा अध्यक्ष बने थे ज़्यादातर कमेटियों के। और इसके बाद देसी रियासत समझौता समिति बनाई गई। ये भी प्रश्न पूछा गया है कई बार एग्ज़ाम में। देसी रियासत समझौता, इसका काम था सबसे समझौता करना। समझौता समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही थे। इसके बाद संचालन समिति बनाई गई, जो संविधान को संचालन करेगी। उसके अध्यक्ष भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे।
इसके बाद संघ शक्ति समिति बनाई गई, जिसके अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। क्या बनाई गई? संघ शक्ति समिति बनाई गई, जिसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। इसके बाद नियम समिति बनाई गई कि एक नियम होगा संविधान बनाने की, कब बैठक होगी, कब क्या होगा, कैसे होगा। इसके भी अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये सब लिख लो, ये सब इम्पोर्टेंट है, किसके कौन अध्यक्ष थे। इसको कभी कभी मैच द फॉलोइंग्स में दे सकता है, ठीक है। इसके बाद कार्य संचालन समिति तैयार की गई। कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष के.एम. मुंशी थे कि कार्यों का संचालन कैसे किया जाएगा। इसके अध्यक्ष के.एम. मुंशी थे। लिख लिया, कार्य संचालन समिति। इसके बाद मूल अधिकार संबंधी उप समिति तैयार की गई। कमेटी के बाद एक सब कमेटी तैयार की गई, जिसके जेपी कृपलानी थे, जिसके अध्यक्ष जेपी। उप समिति मूल अधिकारों से संबंधित थी, जिसके अध्यक्ष जेपी कृपलानी थे, क्योंकि मूल अधिकार जोड़ना बहुत बड़ी चीज़ थी। संविधान हर देश के अध्ययन किए जा रहे थे, कैसे जोड़ा जाए, कहाँ से जोड़ा जाए, उसके लिए कमेटी और एक सब कमेटी बनाना ज़रूरी था। फिर अल्पसंख्यक उप समिति बनी एच.सी. मुखर्जी के अंडर में। एच.सी. मुखर्जी अध्यक्ष थे, जिसका नाम कमेटी बनाई गई, अल्पसंख्यक समिति बनाई गई। अल्पसंख्यक उप समिति यानी जो लोग अल्पसंख्यक हैं, जिनकी जनसंख्या कम है, उनका भी तो देश में कुछ प्रतिनिधित्व होगा। उनके लिए उनका क्या राइट होगा, उनको कैसे रखा जाएगा, संविधान में क्या क्या अधिकार दिए जाएंगे, इसके लिए भी एक समिति तैयार की। हर चीज़ के लिए एक एक समिति बनाई। राज्य समिति भी तैयार की गई, कितने राज्य होंगे, कैसे होगा। इसीलिए जब देश आज़ाद हुआ था, तो आप लोग पॉलिटी में अभी आगे पढ़ेंगे, या कुछ लोगों ने पढ़ा भी होगा, कि राज्यों का गठन हुआ पहले ABCD के स्ट्रक्चर से, फिर राज्य चेंज हुए, फिर राज्य पुनर्गठन आयोग आया 1956 में। राज्यों को फिर से विकसित किया गया और केंद्र शासित राज्य बनाए गए। तो ये राज्य समिति का काम था, कितने राज्य बनेंगे, कैसे बनेंगे, कहाँ बनेंगे, भाषा के आधार पर बनेंगे, जाति के आधार पर बनेंगे या नहीं बनेंगे, ये सब काम राज्य समिति का था। इसके अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, ठीक। इसके बाद संविधान सभा की कार्यकारिणी संबंधी समिति, कि संविधान सभा कैसे कार्य करेगी, इस समिति एक तैयार की गई, जिसके जीवी मालवलंकर अध्यक्ष बने। संविधान सभा कैसे कार्य करेगी, इसके अध्यक्ष यानी संविधान सभा की कार्यकारिणी संबंधी समिति, जीवी मालवलंकर, ठीक। इसके बाद सर्वोच्च न्यायालय समिति बनी, कि भाई ये सब कुछ तो हो ही रहा है, तो एक कोर्ट तो चला ही आ रहा था अंग्रेजों के समय में, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, है कि नहीं। तो एक न्यायालय की भी तो समिति, न्यायालय में क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, जुडिशरी सरकार के अंडर में होनी चाहिए या राज्य के अंडर में होनी चाहिए, या किस राष्ट्रपति के अंडर में होनी चाहिए, या स्वतंत्र होनी चाहिए, स्वतंत्र भी होनी चाहिए तो कितनी स्वतंत्र होनी चाहिए, ये सब पर विचार करने के लिए एक न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय समिति तैयार की। बोलो, हाँ, अरे ये समितियाँ आज दूसरे रिफॉर्म में हैं, इसको डिपार्टमेंट बना दिया गया है, लेकिन अब इन समितियों की क्या ज़रूरत है। ये समितियाँ तो सिर्फ संविधान बनाने के लिए बनाई गई थी ना, कि संविधान बनाने में ये सब समितियाँ मदद करेंगी। वैसे संविधान बनाने का काम प्रारूप समिति का था, लेकिन ये बाकी समितियाँ जब तक पूरा संविधान बन के तैयार ना हो जाए, तब तक देश को चलाने के लिए भाई कुछ डिपार्टमेंट टाइप की चीज़ तो होनी चाहिए ना। तो
उस लिए बनाई गई थी। ठीक, इसके बाद इसके अध्यक्ष कौन थे संविधान सर्वोच्च न्यायालय समिति के? एच वर्धाचार्यार लिख लोगे ना कि लिखें? वैसे नोट्स मिलेंगे, ऐसा टेंशन नहीं है, नोट्स मिल जाएगा। इसके बाद कौन सी समिति तैयार हुई? फिर आवास समिति तैयार हुई कि जो नेतागण हैं इनके रहने की व्यवस्था। अब आवास में भाई जो अधिकार इनको अंग्रेज़ों से नहीं मिले थे, जिन जिन अधिकारों से अंग्रेज़ों ने इनको वंचित कर रखा था, उन सुविधाओं का लाभ और उन सुविधाओं को अपने पक्ष में नेताओं ने डाल दिया कि नेताओं को ये नहीं हो सकता, जेल नहीं हो सकती, मुकदमा नहीं चल सकता, अंग्रेज़ सब चलाते थे। चलो, ये तो तब की बात थी। जैसा समय होता है, समय के हिसाब से संविधान भी बदल जाता है, लोग बदल जाते हैं, देश बदल जाता है, सब बदल जाता है। फिर इसके बाद क्या आया? एक पत्राचार समिति बनाई गई, पत्र संबंधी समिति, जिसके अध्यक्ष अलादि कृष्ण स्वामी अय्यर बने। प्रत्यक्ष पत्र समिति उसको कहते हैं। फिर अल्पसंख्यकों की एक उप समिति तैयार की गई। अभी ऊपर हमने पढ़ा अल्पसंख्यकों की समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, लेकिन एक उप समिति भी तैयार की गई जिसके अध्यक्ष बने एच.सी. मुखर्जी। ये उप समिति थी। ठीक, इसको तो हमने पढ़ लिया था, नहीं लिखी थी ना, इसीलिए हम देख रहे तुम्हारे में नहीं था। इसके बाद कुछ जनजाति समिति भी बनाई गई और जिसके अध्यक्ष गोपीनाथ बारदोलोई थे। गोपीनाथ बारदोलोई, ये जनजाति समिति थी जो कि नॉर्थ ईस्ट के जनजातियों के, झारखंड और ये सब जो जनजातीय एरिया थे उनके लिए कि उनका क्या होगा, वो तो रहदेशे में है ना। ठीक, इतना मोटा समझ में आया। इसके बाद भारतीय संविधान सभा पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा 13 दिसंबर 1946 को एक उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत करती है। ठीक, पंडित जवाहरलाल नेहरू उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत करते हैं, जिसे 22 जनवरी 1947 को स्वीकृति मिल जाती है। ध्यान देने वाली बात क्या है? उद्देश्य प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रेजेंट किया गया संविधान सभा में कब? 13 दिसंबर 1947 को, और संविधान सभा द्वारा इसे स्वीकृत कब किया गया? 22 जनवरी 1947 को। ठीक, इसको पास होने में, समझाने में इतना समय लग गया। वैसे ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी समय लग गया। फिर से डेट बोले, डेट रट लो क्योंकि डेट आएगी। पारित पहली बार रिप्रेजेंट कब किया गया पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा? 13 दिसंबर 1946 को। उसके बाद इसको पारित कब किया गया, मतलब ये पूरी तरह से संविधान सभा द्वारा स्वीकृत किया गया, इसे कहेंगे हम 22 जनवरी
1947 को। कब स्वीकृत किया गया? 22 जनवरी 1947 को ये स्वीकृत किया गया पूर्ण तरह से, और 13 दिसंबर 1946 को ये रिप्रेजेंट किया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। ठीक, इसका मूल उद्देश्य था स्वतंत्रता, संपूर्ण प्रभु संपन्नता और गणतंत्र राज्य। इसका मूल उद्देश्य क्या था ऑब्जेक्टिव रेवोल्यूशन का? स्वतंत्रता, संपूर्ण प्रभु संपन्नता और गणराज्य की स्थापना करना। ठीक, इतना समझ में आया? अब एक चीज़ जो ज़रूरी है, हमने पढ़ा कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, जिसने संविधान को बनाने में योगदान दिया। लेकिन प्रारूप समिति के और अध्यक्ष भी थे, मतलब और लोग भी थे, मेंबर थे, उन 7 मेंबर टोटल थे उसमें, जिन्होंने संविधान को बनाने के लिए योगदान दिया अपना। तो वो 7 मेंबर कौन थे? पहले डॉक्टर BR अम्बेडकर इसके अध्यक्ष थे, फिर N गोपाल स्वामी अय्यर नहीं, आयंगर, N गोपाल स्वामी आयंगार उन्हें कहा जाएगा, नाम है। उसके बाद KM मुंशी, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, ये सब नाम हैं और ये सब सदस्य हैं। उसके बाद BL मिश्र, और DP खेतान, ये 7 सदस्य प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। लेकिन बाद में जो BL मिश्रा थे, इन्हें थोड़े समय के बाद हटा दिया गया क्योंकि इनका स्वास्थ्य अच्छा नहीं था, और इनकी जगह पे N माधव राव को ले आया गया। अगर जैसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि स्वास्थ्य कारणों से किस सदस्य को प्रारूप समिति से हटा दिया गया था, तो वो थे BL मिश्रा। इनके जगह किसको लाया गया था? N माधव राव को। ये चीज़ ध्यान से नोट कर लो, ये ज़रूरी है, इसको नोट कर लो। इसके बाद एक और सदस्य थे जिनकी बीच में ही मृत्यु हो गई, जो थे DP खेतान। इनकी मृत्यु हो जाने के कारण T कृष्णाचारी को सदस्य बना दिया गया। फिर से बताएं, लिखो, समझो। देखो, 7 सदस्य थे, 7 में से जो 6वें सदस्य थे BL मिश्रा, इन स्वास्थ्य कारणों से इनकी सेहत अच्छी नहीं थी, इसलिए इन्होंने त्यागपत्र दे दिया और इनकी जगह N माधव राव आ गए। ठीक, उसके बाद अचानक DP खेतान की मृत्यु हो गई। जब इनकी अचानक मृत्यु हो गई तो T कृष्णा स्वामी को इनके स्थान पर लाया गया कि आप आइए और संविधान सभा में जो प्रारूप समिति तैयार की गई है, इसका संविधान निर्माण में अपना योगदान दीजिए। ठीक, समझ में आ गया? उसके बाद फिर आता है संविधान सभा की जितनी समितियां थीं और निर्माण प्रक्रिया में संविधान सभा में एक परामर्श समिति भी तैयार की गई, जो कि परामर्श देगी अपना। ठीक है, जिसने 17 मार्च 1947 को, यानी ये सब मीटिंग फीटिंग हो चुकी, अब परामर्श समिति जो बनी थी परामर्श देने के लिए, इसने 17 मार्च 1947 को सभा के आगे
संविधान की मुख्य विशेषताएं रखी कि हमारे संविधान में ये चीज़ें और ये बातें रखी गई हैं। हम आप लोगों से परामर्श अपना और आप लोगों से परामर्श चाहते हैं कि कहाँ तक कितना सही है, और इस पर डिस्कशन होगा, और सब कुछ फिर से अगर कोई कमी है तो फिर से बनाया जाएगा। ठीक है। विभिन्न देशों के संविधान लिए गए, लगभग 60 देशों के संविधान को इसमें शामिल किया गया, और इसको जो हमारे संवैधानिक सलाहकार थे, कौन थे, अभी पढ़ाए हैं, BN राव, संवैधानिक सलाहकार। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, एक दिन में नहीं तैयार होंगी, थोड़ा समय लगेगा, लेकिन ये सब चीज़ें याद रखो, क्योंकि यही सब चीज़ें हैं जो कि दिमाग से मिस आउट होती हैं, और यही UPSC या UPPCS पकड़ता है। आजकल का पेपर बनाने का ट्रेंड देखो उनका, तो यही छोटी छोटी चीज़ और बारीक बारीक चीज़ें पूछने लगे हैं। तो जो हमारे संवैधानिक सलाहकार थे BN राव, इन्होंने प्रथम प्रारूप तैयार किया संविधान का। कब तैयार किया? अक्टूबर 1947 को BN राव ने प्रथम प्रारूप तैयार किया, जिसमें 243 अनुच्छेद और 13 अनुसूचियां थीं। अगर पूछ लिया जाए कि भारतीय संविधान के प्रथम प्रारूप में कितने अनुच्छेद और कितनी अनुसूचियां थीं, तो 243 अनुच्छेद और 13 अनुसूचियां थी। BN राव ने, जो कि संवैधानिक सलाहकार थे, उन्होंने प्रथम प्रारूप तैयार किया। उसके बाद इस पर बैठकें हुई, बाद विचार हुए, डिस्कशन हुआ। ठीक, सुन रही हो कि संविधान को कैसे बनाया जाए, संविधान का क्या किया जाए। हमने संविधान बनाया किसने? सबसे पहले अगर जैसे देखा जाए तो BN राव ने सिर्फ एक प्रारूप तैयार किया था, है ना। ध्यान से समझने वाली चीज़ है। संविधान लोग कहते हैं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बनाया या प्रारूप समिति ने बनाया। प्रारूप समिति ने उसी बनाए हुए संविधान को बार बार रिवाइज करके, संशोधन करके पेश किया। और इसका प्रारूप बनाने वाले पहले आदमी कौन थे? BN राव, क्योंकि संविधान के सलाहकार वही थे और एक लॉयर भी थे। उन्होंने ही सबसे पहले 243 अनुच्छेद के साथ 13 अनुसूचियां जोड़ते हुए भारत का एक संविधान तैयार किया, और उस बाद में उन्होंने इस जो 243 अनुच्छेद का और 13 अनुसूचियों का एक प्रारूप तैयार किया था, इस प्रारूप को लीगलाइज और सही करेक्शन करने के लिए एक समिति का गठन किया, जिसका नाम प्रारूप समिति था, जिसमें 7 अध्यक्ष थे और जिसके अध्यक्ष 7 सदस्य थे और जिसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। अब समझ में आया? इसी प्रारूप समिति ने 21 फरवरी 1948 को संविधान सभा के समक्ष विचार रखा कि 315 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां होंगी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का ही सुझाव था कि 315 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां होंगी। ठीक, जिसे विचार करके 26 अक्टूबर 1948 को प्रेजेंट किया गया। ठीक, इतना संविधान में कर दिया गया। संविधान
के सलाहकार जो BN राव थे उन्होंने कितनी अनुसूचियां और कितने शेड्यूल ये अनुच्छेद सुझाए थे? 243 और 13 अनुसूचियाँ। उसके बाद जब पंडित ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को नियुक्त कर दिया गया, प्रारूप समिति बना दी गई और इसके अध्यक्ष बन गए, तो अध्यक्ष बनने के बाद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 315 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ सुझाई कि ये इतना होना चाहिए। उन्होंने संविधान को पढ़ा, उसको रिवाइज किया और तब उसको बताया। ठीक, इसके बाद संविधान का प्रथम वाचन कब हुआ? संविधान का प्रथम वाचन 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948 तक हुआ। 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948 तक हुआ। ठीक, इतना समझ में आ गया? आगे चलें। चलो भाई, प्रथम वाचन हो गया तो काम खत्म तो हो नहीं गया, संविधान तो बन नहीं गया। इसके बाद द्वितीय वाचन भी इसका हुआ। भाई डिस्कशन होगा, लोगों ने अपने तर्क रखे, वितर्क हुए, लड़ाइयाँ हुई। लड़ाइयाँ मतलब पटका पटकी नहीं हुई, लेकिन बातों का सिलसिला चला कि ये चीज़ गलत है, ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। उस पर वोटिंग हुई, कौन फेवर में है, कौन फेवर में नहीं है। इस तरह करके प्रथम वाचन कंप्लीट हुआ। 4 नवंबर को से स्टार्ट हुआ और 9 नवंबर को ख़त्म हो गया। फिर दूसरा वाचन, फिर दूसरे भाई लगातार इतने दिन तक संविधान सभा की बैठक बैठी थी, लोगों को कुछ रेस्ट भी चाहिए था, उस पर डिस्कशन करने का, चेंजिंग करने का। तो रेस्ट के बाद 15 नवंबर को फिर से बैठक हुई 1948 को, जो कि 17 नवंबर तक चली। 17 नवंबर कह रहे, 17 अक्टूबर तक चली, 49 तक, 1 साल। ये लोग लगातार बैठक किए क्योंकि भाई इनके पास समय बहुत कम था और संविधान तैयार करना था। तब भी बहुत जल्दी कर दिया, 2 साल का समय लग गया। ठीक, इस दूसरी बैठक में 7,635 संशोधन किए गए। बाप रे, बहुत ज़्यादा किए गए। कितने किए गए? 7,635 संशोधन किए गए, जिसमें से 2,437 स्वीकार किए गए। अगर पूछ लिया जाए कि संविधान सभा ने संविधान निर्माण के समय कुल कितने संशोधन स्वीकार किए, तो 2,437 संशोधन को स्वीकार किया गया। टोटल संशोधन संख्या कितनी थी? 7,635 थी। ठीक, संविधान के संशोधन करने का जो प्रक्रिया थी, ये 7वें से 10वें अधिवेशन तक चली। ठीक, अधिवेशन बैठते थे ना, तो 7वें से 10वें अधिवेशन में ये डिसाइड हो गया कि 2,437 जो संशोधन किए गए हैं, इसको हम अमेंडमेंट को स्वीकार करते हैं। ठीक, इसके बाद तीसरा वाचन हुआ संविधान का, जो कि 14 से 26 नवंबर 1949 तक चला। फिर 26 नवंबर को तो हमारा संविधान ही पूरा रेडी हो गया था। ठीक, जिसमें भीमराव अंबेडकर ने 26 नवंबर 1949 को यह प्रस्ताव पारित किया कि संविधान सभा द्वारा इस संविधान को एडॉप्ट किया जाता है। और जैसे हम लोग प्रियम्बल में नीचे नहीं पढ़ते हैं, वी हेयर बाई, हम भारत के लोग इस संविधान को नीचे 26
नवंबर 1949 को अभिकृत, अंगीकृत और ये सब करते हैं, नीचे लिखा है ना दुनिया भर का। ठीक, और कितने सदस्यों ने इस पे संविधान पे हस्ताक्षर किए थे? जब संविधान बना था तो उस समय कितने सदस्य उपस्थित थे? 284, और सब लोग चना चबाने चले गए थे। अरे इतना महत्वपूर्ण काम हो रहा है भाई, हम होते तो हम तो सबसे आगे दौड़ के जाते, मेरा नाम भी रहेगा। ठीक, कहते हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि संविधान बाबा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बनाया। अरे संविधान अकेले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने नहीं बनाया, प्रारूप समिति ने तैयार किया। उसमें पंडित भी थे, ठाकुर भी थे, एससी भी थे, ओबीसी भी थे, सब जातियों ने मिल करके एक ऐसा संविधान बनाया जो कि आगे चल करके प्रॉब्लम न क्रिएट करे। लेकिन कुछ समुदायों का कहना है कि सिर्फ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बनाया, सिर्फ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। हाँ, भीमराव अंबेडकर पढ़े लिखे अच्छे योग्य पुरुष थे, इसमें कोई डाउट नहीं है, और उनके जैसा इंसान नहीं मिलेगा, क्योंकि जिस चीज़ को अगर नॉर्मली बनाया जाता तो थोड़ा और समय लगता। अगर ये काम संविधान को बनाने का किसी और को दे दिया जाता तो समय ज़्यादा लगता, लेकिन सिर्फ अकेले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अगर बनाते तो और ज़्यादा समय लगता। इसलिए अकेले उन्होंने नहीं तैयार किया, उनकी हेल्प करने के लिए बहुत से लोग थे। तो इसीलिए जो हमारे कुछ मित्रगण हैं कहते हैं कि भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान बनाया है, पूजा करो। अरे पूजा करो, अच्छी चीज़ है, लेकिन सिर्फ अकेले उन्हीं के बनाए हुए काम से नहीं होगा भाई। ताली एक हाथ से नहीं बजती है, दोनों हाथ लगाना पड़ता है। ये उस समय का देश था जब सब अंग्रेज़ों से परेशान थे, तो सब अच्छी चीज़ चाहते थे, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो। क्या संविधान सभा में मुसलमान नहीं थे? बिल्कुल थे, सब थे। लेकिन खैर, ये डिबेट का टॉपिक हमें नहीं करना, हमें तो अपने फोकस करना है एग्ज़ाम के प्रति। बाकी पॉलिटिक्स के स्टूडेंट्स को तो बचपन से ही ये सिखाया जाता है, पॉलिटिक्स इज़ अ डर्टी गेम। स्टूडेंट्स को राजनीति नहीं करनी चाहिए, लेकिन राजनीति स्टूडेंट के बीच में घुस जाती है। क्या करें ना करें, तो एग्ज़ाम कैंसिल, ये कैंसिल, पेपर आउट, दुनिया भर का। जाए कहाँ स्टूडेंट को राजनीति नहीं करनी चाहिए। वैसे ये बात सही कही गई है, क्योंकि पुराने ज़माने में जब वैदिक काल में शिक्षा होती थी तो स्टूडेंट का यही धर्म होता था, विद्या अर्जन करना। उन्हें राजा और राजनीति में हस्तक्षेप करने की आज्ञा नहीं थी। जब वो उस लायक हो जाएंगे तब आप राजनीति में हस्तक्षेप करो। लेकिन ये तो हमारे संविधान और उनके बनाए हुए लोगों की देन है कि 18 साल वोटिंग राइट करके सबको राजनीति में पार्टिसिपेट करने का और बोलने का अधिकार दिया गया है। समझ में आया? तो अब आता है कि क्या हमने अभी बताया था, अभी तक हम भूल गए, टॉपिक चेंज कर दिया। हाँ, 284 सदस्यों ने जो उस समय वहाँ उपस्थित थे, इन्होंने संविधान पर हस्ताक्षर किए। इसके साथ साथ टोटल 8 महिला सदस्य भी थी जिन्होंने संविधान के ऊपर हस्ताक्षर किए थे, जिसमें से सरोजिनी नायडू और हंसा मेहता, दुर्गा बाई देशमुख जैसी आदि नारियां थी, जो कि नारी शक्ति को भी दर्शा रही थी। संविधान पूरा होने का समय तो सबको याद होगा, 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे थे
संविधान को बनने में। कितना? 2 साल 11 महीने 18 दिन। और संविधान के प्रारूप में कुल 114 दिन बहस चली थी। अगर पूछ लिया जाए कि बहस कितनी